So, Assalamu alaikum, and I hope everyone is doing well. Today is our first class for this coming May June 2026 सेशन. ठीक है. एंड मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है. सो बेटा, अब हम सबसे पहले ना थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बात करते हैं. हम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा इन चीज़ों को देखते हैं. तो सबसे पहले हम ना एएस केमिस्ट्री के आउटलाइन के बारे में, कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे. हमारे पास एक चंक है फिजिकल केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड वी हैव अ चंक फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स: एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, मोल्स, एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया, रिडॉक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स. एंड जो ओ लेवल्स बॉन्डिंग है दैट वाज वेरी इजी, बट ए लेवल्स बॉन्डिंग इज वाकई थोड़ा डिफिकल्ट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ एएस केमिस्ट्री. लाइक नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट क्वाइट लेंदी, काफ़ी लेंदी चैप्टर है. ठीक है. एंड ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का चंक है. ये इनऑर्गेनिक पार्ट है, लाइक अ लॉट ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल. यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ द स्टफ. इसको मैं एंड में ही कराऊंगा. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चंक ऑफ ए लेवल्स केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक. एंड इस पे इंशाल्लाह हम सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए लेवल्स केमिस्ट्री. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. एंड देन वी हैव दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट, वेरी इजी, लाइक वेरी वेरी इजी. ओके. अभी फॉर नाउ वी गोना स्टार्ट ऑफ विद एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर जैसे इफ़ यू गाइस डोंट नो अबाउट ए लेवल्स, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो ए लेवल्स केमिस्ट्री होगा उसके अंदर वी हैव 5 पेपर्स. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3. ये 3 पेपर्स हम लोग एएस लेवल में देंगे. एंड देन ए टू के अंदर विल बी अपियरिंग फॉर पेपर 4 एंड पेपर 5. जो पेपर 1 है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड वाला जो पेपर है हमारा, इसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे. पेपर 2 स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस बेस्ड. एंड पेपर 3 इज बेसिकली द प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर. इसमें बेसिकली क्या सीन होगा कि यू गाइस बी गोइंग एंड परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल इन द सेंटर. तो आप कैम्ब्रिज के सेंटर के अंदर जाके प्रैक्टिकल्स को बकायदा परफॉर्म करेंगे खुद से. ठीक है जी. तो ये काफ़ी अच्छा पेपर है. एंड दिस इज अ वेरी लेंदी पेपर, 2 आवर्स का, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें ठीक ठाक टाइम लगेगा. 2-3 प्रैक्टिकल्स होंगे, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी. बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर्स. बट ये जो पेपर है पेपर 3, इसकी तैयारी मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिकल्स खुद से परफॉर्म करने हैं, राइट. सो अब मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स परफॉर्म तो करा नहीं सकता. सो यू गाइस हैव टू गो टू अ कॉलेज और किसी सेंटर. अगर आप लोग प्राइवेट हो गए तो आप लोग को किसी सेंटर पे जाना पड़ेगा. एंड इफ यू गाइस आर फ्रॉम कॉलेज तो फिर इंशाल्लाह ये है कि आप लोग के कॉलेज के अंदर ही इसकी तैयारी हो जाएगी. ठीक है. एंड देन ए टू के अंदर विल बी डूइंग पेपर 4 एंड पेपर 5. ये जो दोनों पेपर्स हैं, पेपर 4 विल बी ऑल्सो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस. ठीक है. एंड इस पेपर का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है, और इसका जो हमारे पास वो होता है, यू नो वेटेज कह लें या डिफिकल्टी लेवल कह लें, वो भी सबसे ज़्यादा है. इसका पेपर 4 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लाइक ठीक ठाक बड़ा कंटेंट है. हमारा पूरा ए टू है ये. बाकी पेपर 5 इज़ वेरी इजी. दिस इज़ वेरी इजी पेपर. ये हमारे पास हम लोगों ने ओ लेवल चलाया जी सीएससी में पढ़ा होता है ना, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, एटीपी. ये समझे उसका थोड़ा एक एब्रीवेटेड वर्जन है. इजी पेपर, वेरी इजी पेपर. ओनली 2 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. मैं इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा. हार्डली वी गोना टेक 3 लेसन्स, मैक्सिमम 3 और 4 लेसन्स. और फिर या मैक्सिमम 3 to 4 लेसन्स. फिर मैं आप लोग को पूरे मंथ के लिए इसके क्वेश्चन दे दूंगा. फिर आप लोगों को मुझे उसका होमवर्क सबमिट करा दूंगा. जैन के अंदर हम पेपर 2 पिक करेंगे, जैन के अंदर या फरवरी के अंदर. और फिर इंशाल्लाह पेपर 2 को भी, क्वेश्चन नंबर 2 को भी वाइंड अप करेंगे, आई मीन. ठीक है. बट अच्छा, सॉरी सॉरी, माय बैड, दिस इज फॉर ए टू. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई थॉट आई एम टेकिंग ए टू क्लास. बहरल बहरल. तो ये जो 2 पेपर्स हैं, पेपर 4 पेपर 5, ये ए टू के हैं. अभी एएस में हम पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 पढ़ेंगे. ठीक है. पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 पढ़ेंगे. आई एम सो सॉरी गाइस, दोबारा मेरी सुन लें. पेपर 1 ए, पेपर 2, पेपर 3 ये एएस का हो गया. ओके. पेपर 4 पेपर 5 ए टू का हो गया. ये इसको इंशाल्लाह ए टू में डिस्कस करेंगे. इसको अल्लाह हाफिज करते हैं. ओके. अभी नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 एमसीक्यू बेस्ड, पेपर 2 स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, एंड पेपर 3 प्रैक्टिकल बेस्ड. ठीक है. एंड आई होप तो बात. इनकी वेटेज कितनी होती है? इनकी वेटेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. जो हमारा एएस का ग्रेड है ना, उसमें मेरा ख्याल है इसकी कुछ होगी. आई फॉरगॉट एक्चुअली. मेरे पास ना लिखा हुआ था कहीं पे. आई थिंक आई डू हैव सम ऑफ दी दैट थिंग. लेट मी वेट. मुझे देखने दें, मुझे check करने दें. मेरे पास ना फाइल्स के अंदर कोर्स आउटलाइन था, मुझसे किसी ने पूछा था अभी रिसेंटली.
नो 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 नो। मैं आप लोग को जो है ना, गाइज कम ऑन डू थोड़ा सा मेहनत। गूगल पे जाएं, लिखें ए लेवल्स केमिस्ट्री कोर्स आउटलाइन, ठीक है। और वहाँ पे आपको ना इसका वेटेज मिल जाएगा। जो इसका ओवरऑल वेटेज है ना, वो तो मतलब एक आपका ना ग्रेड बनेगा एएस का, एक बनेगा आईएएल का, मतलब इंटर मतलब पूरा आपका जो ए लेवल्स का बनेगा। तो उसमें तो इनका वेटेज कम है। बट ये है कि अभी आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा ना, वो इस पेपर का होगा, पेपर 2 का। पहले पेपर भी ये होगा और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा होगा, बट इसका मुझे एग्जैक्टली वेटेज याद नहीं है। कुछ सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका, फिर इसका सबसे कम होगा। ठीक है, एएस ग्रेड की अगर हम बात करें। ठीक है जी, आगे चलें, कोई टेंशन कोई परेशानी। हाँ जी, शिल आई कंटिन्यू? आयशा, मरियम, गाइस क्लियर है, आगे चलें। यस। मुझे प्लीज जल्दी से पहले आप दोनों ने बताएं कि आर यू अ प्राइवेट कैंडिडेट या आप लोग किसी स्कूल कॉलेज में एनरोल हैं? आई गो टू अ कॉलेज। यू गो टू अ कॉलेज, ग्रेट। एंड बेटा आप मरियम? प्राइवेट, ओके ग्रेट। सो फॉर पेपर 3 यू विल हैव टू गो टू अ फिजिकल सेंटर, इसको ऑनलाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ओके। वी गोना डिस्कस अबाउट इट कि इसका लाइक इफ यू नीड एनी हेल्प इन इट, या इफ यू वुड आस्क मी अबाउट द सेंटर्स एंड ऑल, तो आप यहाँ तो हमारे सेंटर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। बट ये है कि आपको ये फिजिकली कहीं जाके करना पड़ेगा, ओके जी। कंटेंट ये है, अच्छा देखें, सेकेंडली जब हमारी 4 क्लासेस हो जाएंगी ना, तो 4 क्लासेस होने के बाद मैं आप लोगों से एक ड्राइव लिंक शेयर करूंगा। जो हमारा ग्रुप होगा ना, उसके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। उसके अंदर नोट्स होंगे, टॉपिकल पास पेपर्स होंगे, एंड आगे जब हम चला वी गो फॉर ईयरली पास पेपर्स, तो वो भी होंगे, टेस्ट पेपर्स भी होंगे। एंड मैं आपसे ना इसकी कैम्ब्रिज की जो बुक है एंड एक रेफरेंस बुक है वो भी शेयर कर दूंगा, जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग कंटेंट पढ़ें और उसके बाद थोड़ा सा उसको बुक से भी देख लें, ठीक है। तो मैं वो सब चीज़ें शेयर करूंगा। अच्छा देखिए, अभी हमारा प्लान ये होगा, सबसे पहले हमने करना है कंटेंट, एक चैप्टर है उसका कंटेंट पढ़ेंगे। देन उसके टॉपिकल पास पेपर्स करेंगे। टॉपिकल पास पेपर्स इंशाल्लाह 2012 से लेके 22 तक के टॉपिकल पास पेपर्स हमने प्लान करना है, ठीक है। एंड ऐसा होगा कि जैसे लेट से हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो मैं पहले उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, क्लास के अंदर। एंड देन आई एम गोना आस्क यू गाइस कि अच्छा ठीक है बेटा, बाकी ये क्वेश्चंस करके आए, एंड आई एम गोना गिव यू लाइक अ मंथ और समथिंग। नो नो, माय बैड, अ वीक। आई एम गोना गिव यू अ वीक और समथिंग, नॉट अ मंथ। एक वीक दूंगा और आप लोग करके आएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम उसकी क्वेरी क्लास लेंगे। जैसे लेट से अगर आयशा ने बोला मुझे सर क्वेश्चन नंबर 11 समझ नहीं आ रहा, आपने बोला 15 समझ नहीं आ रहा, एक्स वाई जेड, जिसको जो भी क्वेरीज होंगी, तो हम उन क्वेरीज को देखेंगे। तो हमारा टॉपिकल पास पेपर्स का ये प्लान होगा। जब हमारा सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, देन हम इंशाल्लाह ईयरली पास पेपर्स पे आएंगे। ईयरली पास पेपर्स का हमारा प्लान ये होगा, हमने 2022 से 2025 तक के पास पेपर्स को देखना है, ठीक है। ईयरली पास पेपर्स मैं खुद क्लास में कराऊंगा। लाइक हमारे पास ना मैं जस्ट बता दूं, ए लेवल्स के अंदर पेपर के ना 3 वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3। जो वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 3 है ना, ये काफी सेम होते हैं, तो हम ना इन दोनों में से किसी एक को पिक करेंगे। और जो वेरिएंट 2 है ना, ये मेन वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट्स जो होंगे ना, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपरली क्लास में खुद सॉल्व कराऊंगा। एंड वेरिएंट 1 वेरिएंट 3 में से मैं आप लोगों को कोई एक वेरिएंट का बताऊंगा कि बेटा ये वेरिएंट करना है, फिर आप लोग उसको होमवर्क से करेंगे। इसका एक पूरा प्लान होगा, ठीक है जी। हम उस प्लान के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मैं पेपर्स कुछ दिखा भी देता हूँ। और अगर हम थोड़ी सी बात करें अपनी मंथ्स वगैरह की, तो हमारा अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है। अभी हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 मंथ्स के अंदर टोटल कंटेंट वो टॉपिकल पास पेपर्स करेंगे। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हमारे पास जो मार्च एंड अप्रैल होगा ना, उसके अंदर हम लोग, ये जो मेरे पास 8 वीक्स होते हैं, तो इन 8 वीक्स का ईयरली पास पेपर प्लान होगा, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम 4 से 5 साल के ईयरली पास पेपर्स को प्लान करेंगे, ठीक है जी। एंड इतने रीजन में क्या होगा, कंटेंट प्लस टॉपिकल पास पेपर्स। आप सब लोग के पास मेरा नंबर भी होगा, अगर किसी को कुछ पूछना होगा डायरेक्टली वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक है। तो तब भी कोई इसका इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। एंड या दैट्स इट। सो आई फील लाइक हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं कुछ आप लोग को पास पेपर्स दिखा देता हूँ जल्दी से। ये हमारे पास पेपर 2 हैं,
जैसे देखें, जैसे फरवरी मार्च 2024 पेपर टू वेरिएंट टू। अच्छा चलो एक बात और मैं बता दूं, अगर शायद किसी को पता ना हो। देखिए हमारे पास ना आईजीसीएसएस में तो मार्च वेरिएंट होता था, बट ओ लेवल्स में नहीं होता था। बट अब ए लेवल्स के अंदर अब हम आए हैं, तो साल में हमें तीन वेरिएंट्स मिलेंगे। ठीक है। जो मार्च वाला वेरिएंट है वो सिर्फ इंडिया के लिए होता है, मतलब आप लोग अपीयर नहीं हो सकते, बट उसका हमें ₹5 मिलेगा एक मार्च में, समझे हमें। और मार्च में सीन ऐसा है कि पेपर भी एक होगा, वेरिएंट भी एक होगा। जैसे लेट्स से पेपर वन है ना, तो पेपर वन एंड वेरिएंट टू ही होगा, एंड पेपर टू वेरिएंट टू ही होगा बस। बाकी मई एंड जून की अगर हम बात करें, मई की और अक्टूबर नवंबर की, तो इसमें हमारे पास पेपर वन है और तीन वेरिएंट्स है। मैंने बताया ना, वेरिएंट वन, वेरिएंट टू, वेरिएंट थ्री। और ये दोनों काफ़ी सेम होंगे, तो हम दोनों में से कोई एक करेंगे, सेम एज द केस विद अक्टूबर वन। ठीक है। पेपर टू का भी यही सीन होगा। तो हमारे पास समझे एक साल के ना जो हमने खुद से प्लान करने हैं वो 6 पेपर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो अगर हम 3 साल के भी लगाते हैं तो थ्री इंटू थ्री थ्री ज़ा 9 हो गए। अगर 4 साल के लगाते तो 12 हो गए। तो ये 9 से 12 पेपर्स मैं इंशाल्लाह क्लास में खुद कराऊंगा, इस तरह से ये पेपर है। और समझे उसी के बराबर जो है ना, बिल्कुल जो वेरिएंट पन्स होंगे वो आप लोग खुद से करेंगे। ये एक पूरा पेपर हमने क्लास में सॉल्व करा है, ये आप लोग का ए लेवल्स का ही है, देखें। 9701 पेपर टू वेरिएंट टू। पास पेपर प्लान कुछ इस तरीके से होता है। ये मैं इंशाल्लाह एंड में बनाऊंगा आप लोग का। तो और अभी होपफुली अक्टूबर नवंबर का भी बनेगा, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा जस्ट फॉर एन आइडिया। तो ये पेपर वो था आपके पास। अच्छा इसका टाइम है 1 hour 15 minutes, एंड द वेटेज द मार्क्स आर 60 मार्क्स। ओके। ये 60 मार्क्स का पेपर है, टाइम है 1 hour 15 minutes। सिमिलरली पेपर वन पे अगर आते हैं, तो कोई पेपर वन पे कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला पेपर है, अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर वन वेरिएंट टू। तो अगेन 40 MCQs, 1 hour 15 minute, एंड मार्क्स इसके 40 मार्क्स हैं। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, कोई टेंशन, कोई परेशानी, आगे चले। जी सर। मरियम क्लियर है बेटे, आगे चले। हम्म। शेल बी कंटिन्यू बेटा, काइंडली रिस्पॉन्ड। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, ओके। मैं आपको आज की क्लास के लिए बस ये कह रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज पर रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, बट ये है कि आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अनम्यूट करें, ताकि ना मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं किसी के इंसान को पढ़ा रहा हूँ। वरना आई फील लाइक कि मैं क्या, मतलब आई एम जस्ट वॉचिंग दिस वॉल, दीवार। तो आई वोंट फील इट लाइक, ओके। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू अनम्यूट योर सेल्फ, ओके। हम चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करें, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड नाम से मुझे पता चला है कि सर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। अभी ये जो सारा पोर्शन है, दिस इज वेरी बेसिक। ये सारा वो पोर्शन है जो हम ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं, तो हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, ओके। ठीक है जी। हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। हमें पता है कि सर दुनिया में हर चीज बनी है मैटर से। मेरा क्वेश्चन है, मैटर होता क्या है? व्हाट इज अ मैटर? व्हाट इज मैटर? जी आयशा, कम ऑन प्लीज। मैटर क्या होता है? Anything that has mass and occupies space. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कोई भी चीज जिसका कोई सर्टेन मास और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जैसे कि मेरा टेबल है, जैसे कि मेरा फोन है, जैसे कि मेरा आईपैड है, इनका एक वजन है, एक मास है, और ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई करें, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। एंड मैटर किन से बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स से, जिनको हम कहते हैं एटम्स। एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अबाउट एटम की, तो हम कहते हैं देखिए एटम एक बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट है, जैसे कि हीलियम एटम, नियॉन एटम, और यू कैन जस्ट टेक एनी एटम। बाकी अब हमारे पास मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड की थोड़ी सी बात होती है, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। यहाँ आपके सामने Cl2 बना हुआ है, H2O बना हुआ है। मुझे प्लीज मरियम जल्दी से बताएं कि बेटा इन दोनों में से ये क्या है? ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, क्या है? पहले मुझे Cl2 का बताएं। या ये मॉलिक्यूल है या मिक्सचर है? जी जी, जल्दी से शाबाश। व्हाट इज Cl2? Cl2 इज एन एलिमेंट, ओके। जी आयशा आप बताएं, व्हाट इज Cl2? An element. एन एलिमेंट। Cl2 एलिमेंट है, H2O कंपाउंड है। यू एग्री आयशा? H2O कंपाउंड है हमारे Yes. पास। ठीक है। अब यहाँ Yes. हमने ना थोड़ा सा अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करना है। देखें सर, कभी भी हमारे पास ना एक सिंगल आटम होगा, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। कभी भी हमारे पास सर एक सिंगल आटम होगा ना, इसको थोड़ा और छोटा करें, वन से कुछ छोटा है जरा। कभी भी हमारे पास ये कोई सिंगल आटम होगा ना, तो हम कहेंगे सर ये क्या है? ये सिंगल आटम है।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा ये सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन है, ओके। एटम, ओके, एटम ऑफ क्लोरीन, ये मेरे पास क्या है, सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन है। और जब मैं इस तरह के दो को ज्वाइन कर लूंगा, मुझे बताएं क्या ये Cl2 नहीं हो गया, यस और नो? Yes. तो जब आपके पास दो एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है। मॉलिक्यूल का सर क्या मतलब होता है, व्हेन टू और मोर देन टू atoms of same element are bonded together। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आए ना, तो हमारे पास क्या है कि सर दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जब एक साथ बॉन्ड होएगा, तो अगर हम Cl2 को देखें तो ये एलिमेंट नहीं होगा, ये मेरे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं H2O को देखूं तो H2O मेरे पास कंपाउंड हो जाएगा, जैसे आपने बताया। H2O कंपाउंड क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। मुझे बताएं क्या H2O के अंदर आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, राइट, यस और नो? तो क्या वो डिफरेंट Yes. एलिमेंट नहीं हो जाएंगे? Yes. जो आपके पास टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर बॉन्डेड टुगेदर, तो वो क्या कहलाता है, Compound. कंपाउंड कहलाता है। ओके जी। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटे, कंपाउंड कहलाता है। Cl2 मॉलिक्यूल है। गॉट इट, बात समझ आ रही है? ओके जी। Yes. सो हमने क्या बोला, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज अ मॉलिक्यूल। जैसे कि सर Cl2 है। अब देखें Cl2 जो है ना, इसका जनरल नेम तो मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बिकॉज डाई का क्या मतलब होता है सर, टू एटम्स, राइट। इसका जनरल नेम मेरे पास मॉलिक्यूल है, बट इसका स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं P4 पे आता हूँ, मुझे बताएं, चलो P4 से पहले ओजोन पे आते हैं, क्या ये भी मॉलिक्यूल होगा, यस और नो? Yes. वाई? Yes. बिकॉज इसके अंदर थ्री आइटम्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के, राइट। सो वी हैव थ्री आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि एक साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने, तो इनका जो जनरल नेम होगा ना, दैट वुड बी मॉलिक्यूल। बट स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिकॉज ट्राई मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, थ्री आइटम्स, राइट। गॉट इट, बात समझ आ रही है? Hmm. Yes. ओके, ग्रेट ग्रेट। अगर हम जब भी देखें, सिंगल एटम था तो सिंगल एटम था सर, दो एटम्स एक साथ थे तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, तीन थे तो ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। अब जब चार या चार से ज्यादा एटम्स एक साथ बॉन्ड बनाएंगे ना, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे हम फॉस्फोरस में देख सकते हैं सर, चार एटम्स हैं, वी हैव फोर एटम्स ऑफ फॉस्फोरस दैट आर बॉन्डेड टुगेदर, सो इट वुड बी अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एसिड के अंदर वी हैव एट एटम्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इन एसिड वी हैव एट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट आर बॉन्डेड टुगेदर, सो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, राइट। अंडरस्टूड दिस थिंग? क्लियर है, आगे चलें? Yes. G. ओके, Yeah. ग्रेट। इफ आई टॉक अबाउट H2O, तो H2O सर मॉलिक्यूल नहीं है। व्हाई? बिकॉज H2 के अंदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, आई हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास कंपाउंड है। अब जरा कंपाउंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम एलिमेंट पे आएंगे। प्लीज मुझे कोई बताए कि व्हाट इज एन एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज एन एलिमेंट? एम ऑडिबल? Yes, I'm just thinking. मरियम आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक? Can you hear me? या, आई कैन हेयर यू। It is like made up of only one atom. Like, um, ओके, वी कैन से दिस, बट वील हैव टू थोड़ा सा इसको ना लाइक स्पेसिफिक करना पड़ेगा। यू नो, वी से दैट एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into further simpler substances. What is an element? It is a pure substance which cannot be broken down into further simpler substances. मुझे बताएं, आपको यहाँ पे आयरन ब्लॉक दिख रहा है, राइट? इफ आई एम गोना ब्रेक इट इनटू हाफ, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये आयरन ही बचेगा, बनेगा, या कुछ और बनेगा? मैं इसको हाफ करूंगा तो छोटा ब्लॉक ऑफ आयरन हो जाएगा, राइट? Yes. क्या कभी yes. ऐसा होगा, आई एम गोना कट इट हाफ और ये मेरे पास हाइड्रोजन बन जाएगा? नो, इट्स नेवर No. गोना हैपन, राइट। सो अगेन, व्हाट इज दिस आयरन ब्लॉक, दिस इज अ प्योर एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज जब मैं इसको कट कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग आयरन ही, इससे कोई सिंपल चीज मुझे नहीं मिल रही।
बट इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, मुझे बताया कि जब मैं हाइड्रोजन H2O, नो नो नॉट हाइड्रोजन, माय बैड, इफ आई टॉक अबाउट H2O, जब मैं H2O को ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Hydrogen and oxygen. एग्जैक्टली exactly. तो ये क्या हो गया? ये प्योर एलिमेंट नहीं हो गया, बिकॉज प्योर एलिमेंट इज अ सब्सटेंस जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंस पे ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज सर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर आई कैन ब्रेक वाटर इनटू टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर वाटर इज अ कंपाउंड. व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of two or more different elements, which is made up of atoms of two or more different elements that are chemically bonded in a fixed ratio. ठीक है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा atoms of different elements होंगे that are chemically combined in a fixed ratio, that will be a compound. Now please tell me one thing, what is meant by this thing? ये fixed ratio का क्या मतलब है? What does it mean, fixed ratio? like can you please explain me? कोई मुझे बता सकता है कि fixed ratio For का क्या? example, there's like C, H, and O. So C is one, O is two, and then H is also one. Then it's gonna like stay that way. So if it doubles up, it's gonna be C2H, O4H2. So basically you're saying sir फिक्स रेशियो का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एटम्स है, वही आपस में बॉन्ड हुए हुए हैं और उन्हीं की ही बेसिकली एक रेशियो हमारे पास आगे होगा. आई अंडरस्टूड इट. अब देखिए फिक्स रेशियो की इंपॉर्टेंस को जरा समझेंगे. क्या हम इन दोनों टर्म से फेमिलियर हैं? क्या आप लोगों ने इसको देखा है? H2, देखो H2O को तो देखा होगा ऑफ कोर्स, वाटर को, राइट? क्या H2O2 से फेमिलियर है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. किसी ने ओ लेवल से Yes. आइडेंटिटी चीज में देखा है? क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? Compound. Like, कंपाउंड तो होता है, बट ये ओ लेवल्स में कहाँ पड़ा है H2O2? रीडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. yes. जी, डू यू रिमेम्बर? सो बेसिकली H2O2 ना एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं एसिडिक एनवायरनमेंट दूंगा ना तो ये एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट. सो अगर हम बज़ाहिर देखें ना H2O और H2O2 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वाई? उसका रीजन समझें. हम ये कहेंगे कि देखें सर, बात ये है कि H2O के अंदर आई हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन H2O2 वी हैव टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो बज़ाहिर डिफरेंस क्या है कि सर एक एक्स्ट्रा एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया, राइट? यस और नो? बट ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइटम ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पता है क्या होगा? ये जो वाटर था जिसको हम डेली ड्रिंक कर रहे थे, ये बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा. जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेट्स से अगर मैं पी गया, लाइक लेट्स से मैंने इसको swallow कर लिया, तो मेरे स्टमक के अंदर है फैटी एसिड, राइट? ये तो सबको पता है कि हम मतलब हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड होते हैं जो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं खाने को, राइट? हम्म. Yes. तो Yes. होगा क्या कि ये फैटी एसिड्स को रिड्यूस कर देगा. सो व्हाट विल हैपन, माय बॉडी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट एनीथिंग. तो ये सारी बात बताने का मकसद क्या है कि इन अ फिक्स रेशो इज, मतलब फिक्स रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के टर्म्स में, बिकॉज अगर दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तभी हमारे पास ये चीज बहुत यूजफुल है वाटर है. हमने सिर्फ एक एटम बढ़ाया तो वो चीज काइंड ऑफ पॉइजनस हो गई फॉर अस. ओके, क्लियर है? आगे चले. Hmm. आयशा गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है जी. अब मुझे बताएं, हम इनसाइड ऑफ एन एटम के बारे में आ रहे हैं. क्या किसी को रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है? No. No, जी आयशा, आपको पता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में? I don't know. अच्छा, ओके. तो रदरफोर्ड बहुत अच्छे आदमी थे. अच्छा देखिए, हम ना हिस्ट्री ऑफ एन एटम की थोड़ी सी बात करते हैं. हिस्ट्री ऑफ एन एटम एक बहुत अच्छा सब टॉपिक है विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये हमारे पास एक ही हुए ए लेवल्स के पार्ट है. सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर बाहर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि एटम की डिस्कवरी के ना कुछ स्टेजेस हैं. पहला स्टेज था जब आपके पास प्रोटॉन्स डिस्कवर हुआ, जिसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड भाई को. ठीक है. एंड देन उसके बाद एक हमारे पास जो है ना डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की आफ्टर काफी इयर्स. एंड देन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप है एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स जाके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई. और ये जो इतना बड़ा गैप आया उसका भी एक रीजन है, बट आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट, ऑफ कोर्स वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. बट अगर हम सिर्फ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा देखें ना, तो रदरफोर्ड वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, ही टुक अल्फा पार्टिकल्स. मुझे बताएं अल्फा पार्टिकल से फेमिलियर है? Yes. अल्फा पार्टिकल्स के अंदर Hmm. Yes. टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स. तो टू प्रोटॉन्स का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, टू टू न्यूट्रॉन्स का चार्ज कुछ भी नहीं होगा, राइट? सो कैन आई से अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज? यस और नो? Yes. Yes. ओके ग्रेट. सो ही टुक अल्फा पार्टिकल्स एंड उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फायर किया ओवर एन एटम. ओके,
तो अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, he exposed an atom with some alpha particles, और अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना, जब उन्होंने ये देखा ना, तो कहना है से कि 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट, यस और Yeah. नो। 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो जब 90 ट्रांसमिट का मतलब इसके आर पार हो रहे हैं, यू नो, लाइक इसको पास पास कर रहे हैं इसको। तो कैन आई से दिस थिंग कि अगर 90% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसका मतलब कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। बिकॉज अगर वो भरा हुआ होता, उसके अंदर कोई चीज होती, तो क्या अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो पाते? हम्म, No. राइट, No. नहीं हो पाते, राइट। तो रदरफोर्ड ने बोला कि क्योंकि 90% अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, इसका मतलब एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही ना, अब मुझे बताया, सबके सामने अभी सब कहीं ना कहीं होंगे, राइट, सबके सामने कोई ना कोई वॉल तो होगी, ऐसा ही है। Hmm. ये जस्ट इमेजिन कि अभी आप इस वॉल के ऊपर ना एक फुटबॉल फेंक रहे हैं, जब एक फुटबॉल को इस वॉल की तरफ जो है ना आप लाइक किक करेंगे, तो वो फुटबॉल जो है ना आपकी जो सामने वॉल है उससे टकरा के वापस आएगी, लाइक उसके साथ उससे उसका जो है ना बेसिकली कोलिजन होगा, एंड देन वो जो है ना हमारे पास जो है ना बॉल वापस आ जाएगी। तो मोस्टली होता ये है कि जो सरफेस होती है ना, या जो मेरे पास वॉल है, उससे कोई चीज टकरा के वापस आई। बट अल्फा पार्टिकल्स की दफा में ना आई वाज एक्सपेक्टिंग कि या तो वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे, या तो वो क्या करेंगे कि एटम के शेल से स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे। बट हुआ पता है क्या, अब देखिएगा अल्फा पार्टिकल्स यूं आ रहे थे, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे, मतलब कि उस अभी तक ना जो एटम की वॉल है ना, उससे वो उनका कोई कोलिजन हुआ ही नहीं, वो उससे पहले ही वापस आ गए। मुझे बताएं जरा थोड़ा सा सोच के, क्या इससे क्या बात समझ आ रही है? अल्फा पार्टिकल जाए, वो ना न्यूक्लियस से टकराए ना वॉल से टकराए, और वॉल से टकराने से पहले ही वापस आ गए। इससे क्या बात समझ आ रही है? That there's positive charges present in एग्जैक्टली there. एग्जैक्टली, इससे हमें बात ये पता चली कि सर न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। हाउ सर? यू नो व्हाई? बिकॉज अभी हमने बात की थी कि सर अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सो अल्फा पार्टिकल Hmm. पॉजिटिवली चार्ज थे इन, और सेंटर में भी कुछ पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्जन हुई, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल दीवार से या वॉल से टकराने से पहले ही वापस आ गए, राइट। तो ये हमारे पास कुछ रदरफोर्ड का Yes. एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने बेसिकली बेसिस लिए की एंड प्रोटॉन्स को डिस्कवर करा। ठीक है जी। तो ये था। बाकी देखिए इलेक्ट्रॉन के भी जो है ना एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रॉन वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इंशाल्लाह ना जब आप लोग को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा ना, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, तो मैं आप लोग को तब इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन की एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी बताऊंगा, बिकॉज वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, लाइक इट वुड टेक एटलीस्ट अ पूरा लेसन, ओके। तो वो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं, तो फॉर नाउ वी गोना फोकस ऑन आवर मेन थिंग्स। बट इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा आएगा। एनीवेज, सो रदरफोर्ड की डिस्कवरी हुई, फिर दो और डिस्कवरीज आई, बीच में बोहर मॉडल आया, एक्स वाई जेड जॉन डेल्टन की डिस्कवरीज थी, सारी चीजें हुई। तो कर कर आके हमें पता चला कि देखिए सर एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, एंड एट सेंटर वी हैव अ dense mass which is known as positively charged nucleus. Why? Because it contains protons and neutrons, and then electrons, they orbit around the nucleus in electron shells. Electrons क्या करते हैं? They orbit around the nucleus in electron shells. ये बात सबको समझ आ रही है? Yes or no? ऑर्बिट का मतलब भी पता है, लाइक यू नो, Yes. सर्कुलर डायरेक्शन में प्रॉपरली रोटेट करना। ठीक है जी, ग्रेट। तो ये थोड़ी बातें हमें पता चली। फिर वी गॉट टू नो अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये इनके सिंबल्स हैं, ये इनके रिलेटिव चार्जेस हैं, ये इनके रिलेटिव मैसेज हैं। इन सब चीजों से भी सब बच्चे फेमिलियर है, राइट, हम लोगों ने ओ लेवल से आईजीसीएस में पढ़ाई होता है। Yes. गाइस एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी. Yes. और मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. मैं क्या कुछ लिख रहा हूँ उसके ऊपर? मतलब मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा अपने लैपटॉप पे, बट एनीवेज आई होप सो विजिबल हो। मुझे प्लीज ये बताएं कि यहाँ आपको रिलेटिव चार्ज नजर आ रहा है वर्ड? जी. Yes. रिलेटिव चार्ज और जो सॉरी रिलेटिव मास, माय बैड, रिलेटिव मास और जो नॉर्मल मास है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले बताएं, कोई डिफरेंस है क्या, या दोनों सेम चीजें हैं? Mass is well the mass and charge उनका नो नो जो नो, उन पे. माय बैड, लिसन, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपको रिलेटिव मास नजर आ रहा है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये रिलेटिव मास और जो नॉर्मल मास होता है, क्या ये दोनों टर्म सेम है, या इनमें कोई डिफरेंस No होगा? difference ठीक, है. क्या डिफरेंस है देन? Relative mass is average mass of an atom compared to carbon 12. ओके,
मरियम, डू यू नो दिस थिंग, ये क्या कह रही हैं? जी, सो लाइक व्हाट इज रिलेटिव मास, प्लीज मुझे बताएं थोड़ा सा। वही के इट्स द mass compared to one carbon 12th atom. एग्जैक्टली अब इसका सीन समझेंगे। हुआ ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब एटम्स का मैच करने का टाइम आया ना, तो साइंटिस्ट गॉट वेरी मच कंफ्यूज बिकॉज दे वर लाइक कि अगर हम इनको ग्राम्स में, किलोग्राम्स में या पाउंड्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू मेजर देयर मास प्रॉपरली बिकॉज एक एटम का मास बहुत छोटा आ रहा है। तो हमें ना मतलब काफी ज्यादा एटम्स लेने पड़ रहे हैं कि हमें जाके फिर पता चले कि ओ अच्छा, इनका मास जो है ना रीडेबल है। तो इसका ना हल इन्होंने ये निकाला, इन्होंने बोला कि ये जो सारे एटम्स है ना, इन्हीं में से एक एटम को पिक करते हैं और उसको बना देते हैं स्टैंडर्ड। उसको बना देते हैं स्टैंडर्ड। तो दे टुक कार्बन 12। अब एक सवाल ये बन सकता है कि सर कार्बन 12 ही क्यों? ये बात हम नीचे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। बिकॉज कार्बन 12 इज हाईली स्टेबल, ठीक है। एंड इसकी जो हाफ लाइफ है ना, वो भी काफी बड़ी है। मतलब अगर कार्बन 12 को मैं अभी यहीं छोड़ दूं ना, तो क्या होगा, लाइक आफ्टर सो सो एंड मेनी इयर्स बाद जाके ना वो कुछ कम होगा, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ भी बहुत बड़ी थी। और जो है ना, इन्होंने बेसिकली उसी को फिर स्टैंडर्ड पे किया। देवर लाइक कि ये कार्बन है और ये कार्बन 12 आइसोटोप है। इन्होंने बोला इसको डिवाइड करते हैं इन 12 पार्ट्स, इन 12 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो हमारे पास ये एक पार्ट आ गया। अब मुझे बताएं, ये जो 12th पार्ट आया है, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका मास 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 होगा? यस और नो? Yes. Ye- Yes. इन्होंने ना ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है ना, इसका नाम रख दिया एज वन अटोमिक मास यूनिट। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर किसी भी चीज को मेजर करना है ना, वेइंग बैलेंस लगाएंगे हम सबसे पहले। इस तरह का मैं थोड़ा गलत बना दिया इस जरिए से। लेट्स से इन्होंने सोडियम को पिक किया, राइट। इन्होंने यहाँ पे सोडियम के 1 मोल आइटम्स लिए, ठीक है। 1 मोल आइटम्स लिए। और यहाँ पे इनको ना दूसरी तरफ, जो ये आपके पास वन एटॉमिक मास यूनिट था ना, इसके 23.1 रखना पड़ा, या 23 समझो, वन एटॉमिक मास यूनिट्स के चंग रखने पड़े। ये जो हमें वन एटॉमिक मास यूनिट नजर आ रहा है ना, इसके इनको 23.1% रखना पड़ा। तब जाके दोनों का मैच बराबर आया। अगेन ये ऐसा रियलिटी में होता नहीं, ये कैलकुलेटिव बातें सारी, बट दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है जी। सो आई होप ये वाली बात समझ आ गई हो, कार्बन 12 आइसोटोप वाली। क्लियर है? आगे चले। जी। जी, आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय लैपटॉप देन। एनीवेज, ठीक है। एंड अगेन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, तो उसका अच्छा देखें, जब इन्होंने वन एटॉमिक मास यूनिट को स्टैंडर्ड लिया ना, तो देवर लाइक कि अगर किसी भी चीज का मास वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा तो हम उसको वन कह देंगे। सिमिलरली सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी उन्होंने ना जो स्टैंडर्ड बनाया वो प्रोटॉन को बनाया। आप देखें, प्रोटॉन का मास 1 और न्यूट्रॉन का मास भी 1 एंड इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840। मतलब कि अगर आप वेइंग बैलेंस लेते हैं एंड एक तरफ आप 1 प्रोटॉन रखेंगे, तो दूसरी तरफ यूल हैव टू प्लेस 1840 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उनका जो है ना मास बराबर हो सके। गेटिंग माई पॉइंट? यस। can you repeat it? या आई कैन। हेलो, आई एम ऑडिबल, कैन यू हियर मी? या। ओके ओके, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई होप आप लोग को अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। हम्म। Yes. ओके जी। सो बेसिकली या। Yeah. इन्होंने ना जो एटम्स के लिए दे टुक द स्टैंडर्ड एज कार्बन 12, ओके। बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इन्होंने प्रोटॉन को Mm, स्टैंडर्ड लिया। अब देखिए, हमने ये इलेक्ट्रॉन के आगे 1/1840 लिखा है mm, ना, इसका पता है क्या मतलब है? कि इफ आई एम गोना टेक वेइंग बैलेंस, ठीक है, एंड अगर मैं राइट साइड पे 1 प्रोटॉन को प्लेस करूंगा, तो लेफ्ट साइड पे आई हैव टू प्लेस 1840 इलेक्ट्रॉन्स। okay. जब मैं 1840 इलेक्ट्रॉन्स रखूंगा ना, तब जाके ये वेइंग वैल्यू बराबर आएगा। तभी तो इन्होंने प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840 रखा है, राइट। एंड ये रिलेटिव मास है। Yeah. रिलेटिव मास का मतलब कि मैंने कंपेयर किया है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर किया रिलेटिव टू 1 प्रोटॉन। ओके, गॉट इट? बात समझ आ रही है सबको? Okay. आगे चलें। ओके जी। देन Yes. वी हैव दिस डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला चंक, वेरी इजी स्टफ, राइट। अगेन न्यूट्रॉन्स आर नॉट गोना डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगी, प्रोटॉन्स की डिफ्लेक्शन थोड़ी कम होगी। आयशा, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है प्रोटॉन से?
क्योंकि उसका रिलेटिव मास कम है। एग्जैक्टली exactly. सो उसका रिलेटिव मास कम है, तो अगेन इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना हमारे पास डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रही है। मतलब जब आपका मास कम होगा आपकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, राइट। हमने लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ योर मास इज लेस योर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वुड बी हायर। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इस बात को समझते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ एक प्रोटॉन है, राइट। अब मैं आपको एक और कोई पार्टिकल कह रहा हूँ एक्स। इसका जो मास है ना वो प्रोटॉन के बराबर ही है, बट इसका चार्ज +2 है। तो मुझे बताएं, डोंट यू थिंक इसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा होगी? यस और नो? एक पार्टिकल है यस। एक्स, एक पार्टिकल है एक्स, उसका मास प्रोटॉन के बराबर है, बट उसका चार्ज +2 है। तो बेसिकली उसका जब चार्ज +2 होगा ना तो उसको वो हाईली चार्ज है, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस फील्ड, देयरफॉर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये थोड़ी सी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाली बात थी, आई होप ये भी सबको क्लियर होगी। आगे चलें? जी। मरियम, शेल वी Yes. कंटिन्यू? ओके। Yes. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट दिस थिंग, अबाउट ये हमारे पास बेसिकली ऑफ कोर्स एक्स जो है ना मेरे पास सिंबल ऑफ केमिकल एलिमेंट है। जेड एंड ए हमारे पास, जेड एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर जिसको हम स्मॉलर वन भी कहते हैं। ए मास नंबर है या एटॉमिक मास है जिसका हम न्यूक्लियॉन नंबर या बिगर वन भी कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हमने इन सबको मेंशन भी करा हुआ है। तो ये सब तो ये वाली बातें तो सबको पता ही है ना, कि न्यूक्लियॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, ये सब क्या होते हैं, राइट? यस और नो? ये सबको क्लियर है? Yes. इफ आई आस्क यू गाइस, Yes. मुझे बताएं, ये आपके सामने है निकल। निकल सबको नजर आ रहा है, राइट? जी। निकल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 26। 26 और 28। इट्स 28 बाय द वे। वो शायद ओह आप सॉरी। रहा होगा सही से। या नो प्रॉब्लम। सो 26 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 28। 28। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? 59 minus 28. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है जी। सो वी नो ऑल दिस चंग, राइट? सेकेंडली, टेल मी Yes. वन थिंग। हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, a naturally occurring atom is electrically neutral. Why? Why does we say that a naturally occurring atom will be electrically neutral? इसके already charges होता है. उसमें क्या होते हैं? Charges. चार्जेस होते हैं। तो वो तो चार्जेस सब में ही होते हैं, लाइक वो तो आयंस में भी होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? डू यू नो दिस थिंग आयशा? नो सर। अच्छा, हमने हमने ओह हमने एक क्लास ली थी ना बिकॉज पहले। जब वो नेचुरल चक्कर होता है तो तब वो स्टेबल नहीं होता। आयशा मुझे बताया, हमने एक क्लास या ली थी ना पहले, तो मैंने ये चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं की थी क्या? देखी। यू फॉरगॉट दिस थिंग? मैंने कहा नहीं नहीं। शायद। अच्छा, या तो चलो बहरहाल एनीवेज। नो बिकॉज I told you okay, I've already done chapter 1, so we kind of just went through it. Okay, okay, okay. Anyways, so we say a naturally occurring atom is electrically neutral. Why? Because it contains the same number of protons and electrons. ठीक है। तो उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसका क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। हमें मुझे मुझे जरा देख के बताएं जल्दी से, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं? जी। 11 protons, 11 electrons, 12 neutrons. मरियम कितने होंगे बेटे? Yes. 11 इलेक्ट्रॉन्स या 11 प्रोटॉन्स ही होंगे ना, राइट? यस और नो? Yes. ग्रेट Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई बी लाइक, देखें, सोडियम के अंदर वी हैव, इन सोडियम वी हैव 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ आई आस्क यू, प्रोटॉन्स का रेट ऑफ चार्ज वाज +1, so if one proton is +1, so 11 protons would be +11, one electron is -1, so 11 Yes. electrons would be -11. So +11, -11, the overall charge would be 0. 0. Exactly. So if I talk about any naturally occurring atom, all naturally occurring atoms, they have same number of protons and electrons, so they are electrically neutral. अब कुछ कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों को कि देखें बेटा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है कि वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से।
ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिर्फ चार्जेस की बात है, बिकॉज वो न्यूट्रल है, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। राइट। आगे चलो। Yes. तो बहुत बेसिक बेसिक Yes. बातें Yes. हैं, हम बस थोड़ा थोड़ा सा इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम बाकायदा प्रॉपर ए लेवल्स की चीज़ों को देखेंगे। एंड अब थोड़ा सा हम आइंस पे भी आते हैं। आइंस की अगर हम बात करें तो कैटाइंस एनाइंस होते हैं। कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज, एनाइंस नेगेटिवली चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन, यूजुअली मेटल्स यूजुअली नॉन मेटल्स। मेरा एक क्वेश्चन है कि कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज क्यों, एनाइंस नेगेटिवली चार्ज क्यों? Cations lose electrons or Uh, anions gain electrons. सो व्हाट? So जब when cations lose electrons, then उनका positive charge ज्यादा हो जाता है तो वो positive charge हो जाते हैं. Exactly, exactly. If I talk about sodium ना, so sodium basically 11 electrons and 11 protons होते हैं। बट जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोटॉन्स तो 11 हो गए, पर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं। तो अब ये पॉजिटिव 11, नेगेटिव 10, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, इट हैज 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स। बट जब ये आयन बनता है तो ये, अच्छा ये सोडियम वॉज Na+1, क्लोरीन में पास क्लोराइड मन माइनस होता है। ठीक है, तो इसके बाद minus अब 1. 17 प्रोटॉन्स हैं एंड 17 नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव 17 नेगेटिव 18, सो इट वुड बी -1। सो कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज। ओके जी, ये वाली सारी बातें हैं। Yes. क्लियर है सबको? Yes. ओके जी, ओके। एक मिनट प्लीज।